नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं MVIAS। और ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ चल रही है वो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। सॉरी। हाँ, अभी तक हम 2 चैप्टर कर चुके थे। पहले चैप्टर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किया, दूसरे चैप्टर में हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया। तीसरा जो चैप्टर है जो लक्ष्मीकांत में, क्योंकि हम लक्ष्मीकांत की समरी क्लासेस चल रहे हैं, तो जो तीसरा चैप्टर है मैं यहीं पर एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, जो चैप्टर 3 है वो क्या है, वो है सैलिएंट फीचर्स है। और सैलिएंट फीचर क्या है मैं अभी आपको नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि उसमें जो है ना पूरा का पूरा वो सैलिएंट जो चैप्टर है वो एक तरह से ना इस किताब का पूरा निचोड़ है। यानी उसमें 3 टियर गवर्नमेंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेंथी रिटर्न मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और भी दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन जो जब हम इसको गो थ्रू करेंगे ना इस बुक को, तो वो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन सारी क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद लास्ट में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 3 को, जिसका जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और उम्मीद है कि वो चैप्टर आप खुद से भी तैयार कर लोगे। मैं कराऊंगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा, लेकिन अभी बताऊंगा तो वो एक तरह से ना रटने वाला काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वो मेरे को क्लियर करानी पड़ेंगी। अगर आपने पढ़ी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं कि अगर नहीं किए तो मतलब जिन्होंने नहीं किए उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि लास्ट में मैं पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें उसी तरीके से पढ़ना है जिससे कि टाइम कम लगे और दिमाग भी मतलब क्या है कि उतना होश पोज ना हो, उतने कन्फ्यूज़न ना हो, सारी चीज़ें बड़े आसानी से ग्रैब हो जाए। ठीक है, चलिए तो अभी हम जो बात करने वाले हैं चौथे चैप्टर की बात करने वाले हैं। चौथे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रियम्बल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। प्रियम्बल क्या है ना, ये प्रियम्बल आपके सामने लिखा हुआ, हम इस प्रियम्बल को पढ़ेंगे और इसके कीवर्ड्स को जो कि लक्ष्मीकांत में दिया हो वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा जो भी कुछ चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं क्या है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल शब्द है क्या, प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल को जो है ना जो जो के मुंशी हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, या फिर और भी दूसरे हैं ना, अर्नेस्ट बारकर है जो बाहर के लोग हैं, ये नाम लक्ष्मीकांत में लिखे हुए भी हैं। तो कुछ लोगों ने तो प्रियम्बल को जो कुछ नाम दिए मैं बता दूँ ना, प्रियम्बल ने कुछ लोगों को क्या बताने की कोशिश की, एक तरह का ना सारांश है, यानी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समरी है एक तरह की, है ना। कुछ ने इसको जेवल यानी की स्टोन बताया, जो आर्क के ऊपर इस तरह से एक आर्क होता है ना, आर्क यहाँ पर एक की स्टोन लगा होता है, उसको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको क्या बताया ना, की नोट बताने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने इसको आइडेंटिटी कार्ड बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब प्रियम्बल का मतलब समझ लेते हैं, प्रियम्बल है क्या। तो जो प्रियम्बल का मतलब क्या है, प्रियम्बल क्या बताने की कोशिश करता है, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो प्रियम्बल बताने की कोशिश करता है। यानी कि हम एक विस्तृत फॉर्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन हम देने की बात कर रहे हैं, वो बहुत छोटी सी फॉर्म में हम क्या बताने चाह रहे हैं ना, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कुछ भी काम करने का, वो एक तरह से प्रियम्बल हमें बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रियम्बल आया कहाँ से, यानी शब्द की, ये जो प्रियम्बल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये शब्द आया कहाँ से, सबसे पहले या शब्द या प्रियम्बल ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत क्या ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हुई, और फिर भारत में और भी दूसरे देशों में, कई देशों में अमेरिकन को फॉलो करते हैं, और उसी तरह से भारत ने भी उसको वहाँ से फॉलो किया। ठीक है, तो प्रियम्बल की जब हम बात करते हैं, जो पूरा प्रियम्बल बना है ये किस पर बेस्ड होता है, जो पिछली मैंने आपको वीडियो बताई थी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक चीज वो लिखवाया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये मैंने आपको लिखवाया था, जस्ट ए मिनट, ऑब्जेक्टिव। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखने का नहीं है आज, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है। ये अपने को ना ये जो कीवर्ड्स हैं, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें अपने को क्लियर होनी चाहिए। बस मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कराने वाला हूँ, और वो आपको लिखा हुआ बुक में भी है। आपके पास बुक होनी चाहिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ समरी क्लास है तो बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं क्या बता दूँ कि प्रियम्बल जो है ना बेस किस पे, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, पिछली ही वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब आया, फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि अगर फ्लो में पढ़ोगे तो क्या ना कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें ग्रैब होती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। ठीक है, और ये सबसे पहले लेकर कौन आया था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, दूसरा क्या है, ये पास का वो इसकी डेट क्या है, 13 दिसंबर। अगर मैं गलत हूँ तो उसे मेरे को टोकना है, कमेंट में लिखना है, वो लगवाता है मैं गलत नहीं होऊंगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है मेरे अंदर गलती निकालने की। एक तो मैं इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, ये आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक, तो दूसरा क्या है कि गलती निकालते टाइम में इंसान ज़्यादा सीखता है, क्योंकि जब सामने वाली गलती निकालता है तो 3-4 एक्स्ट्रा चीज़ें सीखता है। तो आप कोशिश करो मेरे अंदर गलतियाँ निकालने की, उसको कमेंट में लिखो। ठीक है, मैं टीचर नहीं हूँ, आप ही के जैसा एक एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, मैंने बस थोड़ा बहुत जो चीज़ें समझी है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो गलतियों ने आप निकालो, इससे आपका रिविजन जल्दी होगा, और क्या है ये जो डेट्स है ना वो लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो कोशिश करो मेरे अंदर गलतियाँ निकालो। ठीक, मैं कोशिश करूँगा आपको चीज़ें अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो किसने डाला था, वो जवाहरलाल नेहरू ने डाला था। वो
13 दिसंबर 1946 को। और ये पास कब हो गया था, ये आया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आने की डेट है ना, और पास कब हो गया था 22 जनवरी है ना 1947। ठीक है जी, ये आप लिखते रहना अगर आप लिख रहे हो तो। 13 दिसंबर 1946 को आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। ये मैं पिछली वीडियो में लिखवा चुका हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ, इस वजह से यहाँ पर नहीं बार बार बता रहा हूँ। ठीक, तो ये है हमारा प्रियम्बल। अब सबसे पहले हम प्रियम्बल को मतलब पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, तभी इसके बारे में पूरी चीज़ें हम जानेंगे। ये अपने को क्या करना है, प्रियम्बल को समझना है। पढ़ना तो जितना लिखा उतना ही है, लेकिन इसके जितने भी शब्द है उसका मतलब वो प्रियम्बल क्या कहना चाह रहा है उसको हम डिटेल वे में समझेंगे। ठीक है, चलिए। और इसी से हमें ये भी पता चलेगा कि क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशन का सारांश है, या फिर की नोट है, या फिर इसका जो है ना समरी है एक तरह की। ठीक है, बल्कि अगर मेरी बात, मतलब कुछ बड़े बड़े विद्वानों ने इसको नाम दिया, के मुंशी जैसे लोग हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे लोग हैं, या अर्नेस्ट बार्कर जैसे लोग हैं, है ना, और भी दूसरे लोग हैं, जैसे एन पालकी वाला कुछ करके उन्होंने इसको क्या बोला है, उन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड बताने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने इसको ना हॉरोस्कोप बताया, हॉरोस्कोप बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब मेरे अनुसार मैं इसको गलत हो सकता हूँ, मैं इसको जो नाम देना चाहूँगा ना, एक तरह से ना एक तरह की स्टैंप है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे लगी है, जो लास्ट में लगी है। ठीक है, मोहर है एक तरह की। चलिए, तो आगे चलते हैं, प्रियम्बल को हम समझ लेते हैं, प्रियम्बल है क्या। सबसे पहले हम इसको एक बार गो थ्रू करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो प्रियम्बल क्या कहना चाहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल पर आते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। किसको हम बदल रहे हैं, सबसे पहले मैं उसको ना एक बार क्या करता चला जा रहा हूँ, हाईलाइट करता चला जाऊँ। ठीक है, किसको हम रिजोल्व किसको कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट है ना, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, यानी भारत का हम गठन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूट हम किसको कर रहे हैं, इंडिया को कर रहे हैं, अभी हम भारत की बात कर रहे हैं। इनटू ए, तो ये क्या लिख रहा है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये जो 5 शब्द दिए ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये किसके बारे में लिखे, भारत के बारे में लिखे। ठीक है, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, आगे हम आगे, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। अब हम किसकी बात करने वाले, भारत के नागरिकों की बात करने वाले। ठीक है, यानी ये जो ऊपर के 5 शब्द लिखे ना, ये शुरुआत में जब ये प्रेम्बल लिखा गया तब ये 5 शब्द नहीं थे, 2 शब्द हैं, यानी मतलब कुल मिला के इस प्रेम्बल में 3 ऐसे शब्द हैं, मैं एक बार उनको हाईलाइट कर देता हूँ, जो कि 42वें अमेंडमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है जी, ये 3 शब्द ऐड किए गए, एक तो सोशलिस्ट, एक सोशलिस्ट, मैं इसको ना हाईलाइट कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये शब्द हाईलाइट किया गया यानी सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर शब्द हाईलाइट किया गया, और तीसरा एक और शब्द है इंटीग्रिटी, यहाँ इंटीग्रिटी कहीं होगा, हियर इज द इंटीग्रिटी शब्द। ठीक है, ये 3 शब्द ऐड किए गए प्रियम्बल में 42वें अमेंडमेंट एक्ट में 1976। अब अमेंडमेंट एक्ट क्या होते हैं ये भी मैं आपको आगे वो चैप्टर है मैं समझाऊंगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो लंबी ना हो तो अभी इस पर आप समझो, इतना ही आप फिलहाल आप याद रखो। 42 अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में आपको पता होना चाहिए, ये मतलब ये जो है 3 बदलाव लाए गए, 3 शब्द ऐड किए गए। ठीक है, किसमें, प्रियम्बल में। ठीक है, अच्छा याद रखना, इससे भी अभी इसी वीडियो में एक दूसरी चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, तो मैंने कहाँ तक आपको ये बताया, सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। अब हम सिटीजन की बात कर रहे हैं, सिटीजन को हम क्या क्या दे रहे हैं, तो हम जस्टिस दे रहे हैं। ठीक है, जस्टिस 3 बेसिस पर है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल, यानी 3 आधार हो गए जस्टिस के। फिर हम उनको क्या दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं, इक्वालिटी दे रहे हैं, फ्रेटर्निटी दे रहे हैं। ठीक है, ये चारों शब्द भी बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। लिबर्टी हम किस में दे रहे हैं, थॉट में दे रहे हैं, विचारों में, एक्सप्रेशन में, यानी तुम अपने आप को किस माध्यम से लोगों के सामने प्रकट करते हो। थॉट अंदर की चीज़ें, एक्सप्रेशन बाहर जब तुम प्रकट करते हो, यानी अंदर बाहर दोनों में ही, दोनों में हमें समझ रहे हो, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में लिबर्टी है। हम क्या सोचते हैं और सामने वालों को क्या दिखाते हैं, दोनों में लिबर्टी है। तीसरा है बिलीफ, हम क्या चीज़ें मतलब हमारे जैसे किस धर्म में हम मानते हैं, किस तरह के विचारों को हम मानते हैं, किसी दूसरे के विचार मानते हैं, अपने नए विचार हम बनाते हैं उन चीज़ों में। ठीक है, उसके बाद फेथ हो गया। ठीक है, उसके बाद वर्शिप हो गई, ये सारी चीज़ें धर्म से रिलेटेड आ गई। ठीक है, किसी भी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय, जो भी सारी चीज़ें उन सबसे रिलेटेड आ गए। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वालिटी की। तो इक्वालिटी हम किस में दे रहे हैं, एक तो स्टेटस में दे रहे हैं, एक हम अपॉर्चुनिटी में दे रहे हैं। अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक, ताकि जब मैं इसको पढ़ूँ तो पढ़ते पढ़ते ही वो आपको आधा तो याद हो जाए। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। मान के चलो यही मेंस एंट्री राइटिंग में, मेंस राइटिंग में एक क्वेश्चन आ गया कि भैया प्रेम्बल लिख कर बताओ, फिर उसके बारे में थोड़ा सी टिप्पणी करो, पहले पूरा प्रेम्बल, उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी लिखो, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम फ्रेटर्निटी की बात करें, यानी भाईचारा की, बंधुत्व की बात कर रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल स्पष्ट हिंदी में बोलूँ तो बंधुत्व की हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अश्योरिंग, क्या हम अश्योर करेंगे, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी की हम बात करेंगे। और यूनिटी और इंटीग्रिटी में किसकी बात करेंगे, नेशन की बात करने वाले। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, अब ये आगे की लाइन है जो हमने बोला, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ठीक है, दिस 26th डे ऑफ, यानी 26वां दिन है नवंबर का
1949 को कब है, डेट में साइड में थोड़ी सी लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 26वां दिन है नवंबर का। और कब की बात है, 1949 की ये बात है, जब हमने क्या किया, हमने हेयर वे के अडोप्ट किया है, इनेक्ट किया है, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने क्या किया है, अपने लिए अडोप्ट और इनेक्ट कर लिया है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नीचे भी लिखा हुआ है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो शब्द ऐड किए गए ना यहाँ पर, हाँ ये रहा 1 बनाया हुआ है और ये 2 भी बनाया हुआ है, यहाँ पर 2 ये रहा, यूनिटी इंटीग्रिटी, तो यूनि के लिए लिखे हुए हैं, ये तुम्हारा नीचे लिखा हुआ है 76 है। खैर इस पर अपने को नहीं जाना, वो मैं आपको क्लियर करूँगा। तो ये हमने भी प्रेम्बल पढ़ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि 1 बाय 1 ये जो इतने कीवर्ड है ना, सोवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेक्युलर क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, एक मिनट, ठीक है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है, उसके बाद ये सारे शब्द कीवर्ड 1 बाय 1 समझेंगे और इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इस पेपर में फैक्ट तो अब आप देखो, इस बार का पेपर मैंने भी दिया, मेरा कुछ 2-3 नंबर से रह गया, क्योंकि मेरा दूसरा एग्जाम था, मैं उसकी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, और अप्रैल में आके वो भी कैंसिल हो गया, ठीक। एसडीओ का एग्जाम था, वो मेरा क्लियर हो गया था, और उसके कारण से मैं उसमें लग गया, तो ये एग्ज़ाम मेरा उस वजह से निकल नहीं पाया। कुछ पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, क्योंकि कैंसिलेशन वाला जो मेथड था वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, ठीक है। और सी सेट भी कैसा था इस बार का, आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो मेरी तैयारी मेन के हिसाब से थी, मेंस तो मैंने विज़न के जो दिए थे उसमें करीब मेरे 90-95 के आसपास एग्ज़ाम वो आ रहे थे मार्क्स है ना, विज़न आईएएस के जो मतलब जो उनकी मतलब तैयारी के लिए जो मॉक टेस्ट वगैरह देते, तो मैंने घर पे उसका प्रिंट निकाल कर वहाँ से दिए थे। लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ 1-2-3-4 नंबरों से रह गए। खैर नेक्स्ट में देखेंगे, फिलहाल हम इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेम्बल में आपको क्या बताने वाला हूँ वो हम समझते हैं। चलिए प्रेम्बल पर हम बात करने वाले हैं। प्रेम्बल पर हम क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे हर एक कीवर्ड की। तो सबसे पहले हम समझेंगे सोवरेन शब्द का मतलब क्या होता है। किस शब्द का मतलब हम समझने वाले, सोवरेन का। मैं थोड़ा सा नीचे लिखने वाला हूँ। अच्छा ये मैंने हेडिंग लिखी हुई है ताकि गलती से मैं आपको ये बताना भूल ना जाऊँ, ठीक है जी। तो हम थोड़ा चलते हैं नीचे। हम शब्द पहले क्या समझेंगे, सोवरेन शब्द समझेंगे। बहुत ज़्यादा लिखने का नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना, बस सिर्फ शब्द कीवर्ड लिखना और उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो सोवरेन शब्द की हम सबसे पहले बात करें, सोवरेन है, स्पेलिंग पर आपको कभी ध्यान नहीं देना है। सोवरेन शब्द पर हम बात करने वाले हैं। तो सोवरेन शब्द का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। सोवरेन शब्द का मतलब होता है जो भारत है या कोई भी स्टेट है ना, किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरे देश के डायरेक्ट नियंत्रण में काम नहीं करने वाला है, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सोवरेन शब्द का मतलब क्या है। यानी कि जो भारत है ना तो किसी पर डिपेंड करेगा, है ना तो हम किसी पर डिपेंड करने वाले हैं और ना ही हम किसी का डोमिनियन है, ठीक है जी। क्या नहीं है, डोमिनियन है। डोमिनियन भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ना तो हम किसी पर डिपेंड करेंगे, डिपेंड करने का मतलब क्या है कि कोई दूसरा देश हमारे लिए नियम बताएगा और उन नियमों को हम चलाएं, उन नियमों के हिसाब से हम चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने का फ़ायदा क्या है। मैंने आपको पिछली सबसे पहली वीडियो बनाई, मैंने उसमें आपको बताया था कि क्राउन रूल क्या था, कंपनी रूल क्या था। क्राउन रूल और कंपनी रूल में क्या होता था कि भारत में जो भी व्यवस्था चल रही थी ना, उसका जो हेड थे, जो भी नियम बनते थे वो ब्रिटिश में बनते थे। तो उस टाइम पे एक तरह से ना अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भारत चाहे या ना चाहे अनचाहे रूप में डिपेंड हो गया था किस पे, ब्रिटिशर्स पे। यानी जो वो नियम बनाएंगे उस पर हम, है ना, उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम अमल करेंगे, उनके अंतर्गत हम काम करेंगे, ठीक है जी। इसे बोलते हैं डिपेंड होना। तो भारत अब डिपेंड है नहीं, ब्रिटिशर्स के कोई रूल अब भारत में चलते नहीं, ठीक है। दूसरा जो है डोमिनियन शब्द है। ये सारे शब्द आपको वहाँ मिलेंगे देखने को, ठीक है जी। डोमिनियन शब्द का मतलब क्या होता है कि होगा क्या कि जो ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटिशर्स वो जैसे कुछ देश हैं अभी भी कुछ देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब कुछ ऐसे देश, न्यूजीलैंड वगैरह, जो ब्रिटिशर्स के नाम पर, जैसे एक देश था, इसमें मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जो चाइनीज़ कंट्रोल में वो देश वो चला गया, उससे पहले वो ब्रिटिश कंट्रोल में था। अब मेरे को खैर नाम याद नहीं आ रहा, आगे कभी बताएंगे। तो डोमिनियन वो स्टेट होते हैं जो मतलब नाम तो किसी दूसरे के उसमें करेंगे। जैसे ब्रिटिशर्स के नाम पे शुरू बात में जब नेशनल मूवमेंट चला तो डोमिनियन की बात हुई थी। डोमिनियन की बात क्या हुई थी कि भैया हम नाम तो लेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटिश एम्पायर के नीचे ना जो वहाँ का क्राउन है ना, उसके क्राउन के ताज पे लिखा होगा एम्पायर, एम्प्रेस और है ना एम्पायर ऑफ, मतलब जो एम्परर और एम्प्रेस ऑफ द इंडिया, ये लिखा होगा। यानी हम उसके नाम के नीचे काम करेंगे, नियम हम खुद बनाएंगे। तो डोमिनियन में क्या होता है, सेल्फ रूल हो जाता है ना। ये मैं आपको डोमिनियन का मतलब बता दूं, सेल्फ रूल हो जाता है अंडर, है ना, किसी मतलब अंडर ब्रिटिश। मैं सीधे ब्रिटिश में आपको सीधे एग्जांपल बता रहा हूँ, ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है जी।
यानी राजा का नाम लिखा होगा कि जो भारत भूभाग है वो उसको बिलोंग करता है, बस तुम नियम खुद बना सकते हो। इसका मतलब होता है डोमिनियन का मतलब, ठीक है। डिपेंड का मतलब, डोमिनियन का मतलब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम शब्द पर आते हैं, क्या है वो हम शब्द समझ लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगला जो शब्द है वो सोशलिस्ट, ठीक है। अच्छा, ये सोशलिस्ट शब्द है जो मैंने अभी आपको बताया। सोशलिस्ट शब्द जो है वो, सोशलिस्ट जो शब्द है वो कौन सा, 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुआ, सेक्युलर तब ऐड हुआ, इंटीग्रिटी, तीनों शब्द आपको याद रखना, फिर से नहीं बताऊंगा, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अभी भी होने लगी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट है ये जो शब्द चल रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने आपको इसमें बताई नहीं, इससे हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है। अब मैं सारे शब्द समझ लूँ फिर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। इससे हमें 4 इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक तो सोर्स मिला, अभी बताऊंगा, पहले सारे कीवर्ड कर लेते हैं, उसके बाद मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट शब्द है ना, उस सोशलिस्ट शब्द को हम सबसे पहले समझ लें। सोशलिस्ट शब्द का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो स्टेट है ना उसका कंट्रोल होता है। यानी स्टेट कैसा होता है, जो स्टेट है उसका कंट्रोल होता है, जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उस पर जब स्टेट का कंट्रोल हो तो हम उसे सोशलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन है, तो जो रशिया है तो उससे पहले क्या करती थी, जितने भी संसाधन रिसोर्सेज है, कोयला है या बड़ी बड़ी चीज़ें, उन पर क्या होता था ना, सरकार का नियंत्रण होता था। और कोई भी प्राइवेट, तुम क्या नहीं कर सकते, प्राइवेट, है ना। ये सोशलिज्म का मैं आपको वो बता रहा हूँ, हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो प्राइवेट इंडस्ट्री जो है, प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है जी, नहीं रख सकते, ठीक है। तो सोशलिज्म एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा स्टेट है, उसमें क्या होता है, अभी मैं सोशलिस्ट पे आऊँगा। कैसा होता है कि अभी मैं प्योर सोशलिस्ट की बात कर रहा हूँ, भारत के सोशलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो एक तो प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, और प्लस में डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। यानी कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, कैसे खपत होगी, ठीक, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों पर ही कोई प्रोडक्ट बनेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, दोनों पर अधिकार किसका है, पानी चलो बाद में पीऊंगा पानी, ठीक है। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों पर ही अधिकार किसका है, सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण होगा और प्राइवेट इंडस्ट्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है सोशलिज्म में। अब जो भारत की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। कैसी इकोनॉमी है, एक मिनट, ठीक है। अभी सोशलिज्म पर भी दो तरह के सोशलिज्म आ जाते हैं, दो शब्द आते हैं जो आपकी किताब, जो हमारी किताबों में लिखे, मेरी भी किताब वही है, ठीक है। तो दो तरह के एक शब्द आ जाते हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूं। ये मैंने आपको सोशलिज्म का मतलब बताया। एक होता है कम्युनिस्टिक, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, है ना, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पूरा बताया ना, ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, जहां पर पूरी तरीके से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरा का पूरा अधिकार स्टेट का होता है, गवर्नमेंट का होता है, और प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं चलती, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि हर किसी को बराबर बराबर बांट दिया जाता है, सबको सेम, ये किसी को ऊपर नीचे ना क्लास प्रिविलेज नहीं हो पाएगी कि कोई बड़ा है कोई छोटा, सबको बराबरी से चीज़ें मिलेंगी। ये कम्युनिस्ट सोशलिज्म में इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। दूसरा जो काम करता है उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक, है ना, सोशलिज्म है। या फिर इसको जो है, जो भारत, जो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है ना, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है उसमें क्या होता है, अभी तक तो जो थी, जब हम कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात कर रहे थे, जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्शन पे यानी चीज़ें बनेंगी कैसे, और डिस्ट्रीब्यूशन पे किसका अधिकार था, स्टेट का। तो स्टेट क्या था इसमें, ऑनर था, है ना, मालिक। गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब यहाँ से गवर्नमेंट से, वो क्या है, मालिक है, वो तय करेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, हम बात करेंगे ना, तो उसमें जो गवर्नमेंट होगी ना वो रेगुलेट करेगी, सिर्फ क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, ठीक है। और इसमें सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्राइवेट इंडस्ट्री को क्या किया हुआ, ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री अलाउड है ना, प्राइवेट इंडस्ट्री अलाउड है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्री अलाउड है, कहने का मतलब क्या है, कुछ चीज़ों पर, कुछ संसाधनों पर, कुछ रिसोर्सेज पर सरकार का नियंत्रण है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे कोयला खदान होती है ना, अब तो उनका ऑक्शन होने लगा है। तो जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, जो बहुत बड़े बड़े काम है, जैसे छोटी छोटी प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं कर सकती है, तो उन पर जो अधिकार है ना वो सरकार का अधिकार है, ठीक है। बाकी जो छोटे छोटे काम है ना उन पर प्राइवेट इंडस्ट्री अपना काम करेगी। अब धीरे धीरे हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं ना उसकी तरफ, क्या मतलब, ये अभी हम देखते हैं, पहले मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में हम उसको ना थोड़ा लिबरलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट इंडस्ट्री अलाउड है। दूसरा, कंपनी क्या वो
स्टेट क्या करेगी, जो गवर्नमेंट क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। किसको रेगुलेट करेगी, ये रेगुलेट करने वाली है प्राइवेट इंडस्ट्री को, ठीक है जी। भारत की इकोनॉमी कैसी है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है जी। तो कैसी है भारत की इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी है या फिर कैसी है, प्राइवेट है ना, प्राइवेट इंडस्ट्री यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो ये दो तरह के सोशलिज्म है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट भी काम करेगी और स्टेट भी काम करेगी, बाकी स्टेट ऑनर नहीं होगी, कुछ चीज़ों में स्टेट सिर्फ रेगुलेट करेगी, ताकि मतलब हद से ज़्यादा जो प्राइवेट इंडस्ट्री है ना, सिर्फ अपने लाभ के लिए लोगों का दमन ना करना शुरू कर दे। क्योंकि ये इसके लिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, जब हम पढ़ेंगे हम समझेंगे। उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उनका मेन पर्पस एक ही था, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। वो किसी भी तरीके से किसी भी मैनर में टैक्स कलेक्शन करना है, वो डिस्टोर्ट करके लोगों को ख़त्म करके ना, टॉर्चर करके, कुछ भी तरीका हो, तो वही था। तो इस पे क्या है कि अब रेगुलेशन किसका होगा, स्टेट का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम शब्द देखो, ये थोड़ा सा टाइम इसमें ज़रूर लगेगा, लेकिन कीवर्ड अपने को, क्योंकि बार बार इन शब्दों का यूज़ होगा, सोवरेन का यूज़ होगा, सोशलिस्ट, पूरे इंडियन पॉलिटी में। ये जो लक्ष्मीकांत है बहुत अच्छे तरीके से किताब डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें पढ़ना है, जैसे किताब है, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग इधर उधर की ऐसे नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने में अपना दिमाग लगाना है। जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये ठीक है नहीं है, इन चीज़ों में फिलहाल एक रीडिंग बिना दिमाग लगाए सिर्फ पढ़ाई पर लगाना है, बाकी सारी चीज़ें क्या है अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। जब हर चीज़ में दिमाग लगेगा कि ये सही है गलत है, फिर वो जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिलहाल अपने को शब्द समझने, ये धीरे धीरे शब्द बीच में आएंगे, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो हर बार बड़ी होती चली जाएगी, लोग बोर होने लगते हैं, मैं भी बोर होने लगूंगा, इतना क्या बताऊंगा खोल खोल के हर बार, ठीक है। तो अगला जो शब्द आता होता है सेक्युलर। सेक्युलर शब्द को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये भी देखो, ये पांचों सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये रट भी जाएंगे अब आपको ना। ये ना स्टेट के, ये किसी भी भूभाग के, जैसे भारत के, ये क्या है, ये ना कैरेक्टरिस्टिक है, यानी वो कैसा दिखने में होगा, उसकी छवि कैसी है। तो अभी हम वो शब्द समझ रहे हैं। तो अगला जो शब्द आता है सेक्युलर शब्द आता है, ठीक है जी। मैं आपको कीवर्ड पूरे क्लियर करा दूंगा, बस आपका ना थोड़ा सा मेरे साथ ना, आप मेरे साथ बंधे रहो बस, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट ना बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। शब्द आते हैं सेक्युलर है, और आपको मेरी गलतियां भी निकालनी है, फॉर श्योर निकालनी है। ये नहीं सोचना कि मैं समझा बुरा लगे, नहीं भैया, मेरी भी चीज़ें क्लियर हो। कई बार पढ़ते पढ़ते ना चीज़ें कई बार होते हैं ना स्किप कर जाती हैं, तो उसका कई बार मीनिंग डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो आपको क्लियर कराना। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ को 2 बार देखूँ, हर एक चीज़ को जो मैंने पढ़ा हुआ उसको 2 बार देखूँ, ताकि कहीं पे कोई गलती ना आए, ठीक। चलिए, तो सेक्युलर, जो भारत का स्टेट है वो सेक्युलर स्टेट है। तो सेक्युलर समझने से पहले अपन समझ लेते हैं जो धर्म के आधार पर या पंथ या ना विचारों के आधार पर जो स्टेट है वो किस तरह के होते हैं। 3 तरह के मेन स्टेट होते हैं। मैं इसको सेक्युलर को यहाँ पर हटाकर स्टेट को धर्म के आधार पर, मैं हर एक शब्द नहीं लिख रहा हूँ, मैं स्टेट को धर्म के आधार पर लिख देता हूँ। 3 तरह के शब्द हैं। एक तो होता है एथिस्टिक, ठीक है, इससे लिख लेते हैं, रेडी, ठीक है, ठीक है। तो एक तो होता है एथिस्टिक ना, एथिस्टिक स्टेट, ठीक है जी, सिर्फ शब्द लिख रहा हूं, एथिस्टिक स्टेट है। दूसरा होता है थियोक्रेटिक स्टेट। तीसरा होता है सेक्युलर, जो भारत है। इसमें भी 2 शब्द आ जाते हैं, ठीक है, सेक्युलर, इसमें भी 2 आ जाते हैं, एक तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, एक नेगेटिव या फिर सेपरेशन की जो बात करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एथिस्टिक स्टेट की। एथिस्टिक, ये देखो शब्द आपने समझा, एथिस्ट यानी वो लोग जो धर्म को ना मानते हो। तो इसी तरह से स्टेट भी है। स्टेट क्या करता है ना, एंटी रिलीजन होता है। कैसा होता है, एंटी रिलीजन होता है। ये किसी पर्टिकुलर धर्म को मानता नहीं है, ये कहता है कि भैया स्टेट में कोई धर्म नहीं चलने वाला है ना, धर्म नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। ये तुम्हारा एथिस्टिक या एंटी रिलीजन, यानी रिलीजन को मानता नहीं है। दूसरा हमारा होता है थियो। थियो का मतलब होता है जो भगवान की बातें हो ना, यानी जो धर्म की बात है। थियोक्रेटिक, क्रेटिक यानी सत्ता। तो ऐसी सत्ता या ऐसा स्टेट जो धर्म किसी या प्रो रिलीजन होता है। एक भाई, एक लैंड मास के अंदर कई सारे लोग हो सकते हैं, जैसे भारत के अंदर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है ना, नेपाल के अंदर भी है, श्रीलंका के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। इन सभी के अंदर कुछ कई तरह के धर्मों को मानने वाले लोग हो सकते हैं। तो उसमें कोई एक जो रिलीजन है जो डोमिनेट करेगा, यानी जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, रिलीजन है। भारत की बात अलग है, भारत में मेजोरिटी हिंदूज़ की, लेकिन फिर भी भारत सेक्युलर है, ठीक है, बात करते हैं। तो ऐसा जो है वैसा स्टेट जहाँ पर एक धर्म के मानने वाले ज़्यादा है ना, यानी जो डोमिनेट कर रहा है रिलीजन, उस स्टेट को ना वो उस रिलीजन को वो स्टेट एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो कैसा होता है,
प्रो रिलीजन होता है, जो रिलीजन डोमिनेट कर रहा होता है वो स्टेट का रिलीजन हो जाता है, ठीक है। जैसे हम अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, हम बात करें अब पाकिस्तान की बात करें, तो सारे के सारे कैसे इस्लामिक स्टेट है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम्स की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ वो अपना जबरन उन्होंने क्या है कि मतलब जो दूसरों का कन्वर्जन और मतलब वो किडनैपिंग वगैरह लड़कियों के सब उन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब लाठी के जोर पे उन्होंने क्या किया कि भैया रिलीजन हमारा हमारा जो स्टेट का है वो थियोक्रेटिक है। तो हमने चीज़ें समझ ली, प्रो रिलीजन क्या है, डोमिनेट जहाँ करे, अब वो कैसे भी करे, ठीक है। हम आते हैं अगले रिलीजन, हम इस पर आते हैं अगले जो शब्द जो स्टेट है वो है सेक्युलर स्टेट। अब इसमें भी सेक्युलर क्या होता है, जो धर्म से, एक तो था एंटी रिलीजन जो कहता है कि धर्म होना ही नहीं है स्टेट के अंदर, ठीक है, कोई धर्म नहीं मानेगा, कोई लोग कोई धर्म नहीं मानेंगे। दूसरा होता है सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है कि हमें धर्म के, हम विरुद्ध नहीं है लेकिन हम धर्म को मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल वे में हम धर्म को नहीं मानने वाले। तो एक तो होता है नेगेटिव कंसेप्ट है इसका। नेगेटिव कंसेप्ट क्या कहता है, नेगेटिव कंसेप्ट ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो क्या है, तुम्हारा जो धर्म को ना वो बिल्कुल सेपरेट रखेगी, बिल्कुल पॉलिटिक्स अदर और रिलीजन अदर, ठीक है। पॉलिटिक्स एक तरफ, रिलीजन एक तरफ। तो क्या कह रहा है, पॉलिटिक्स एक तरफ, रिलीजन एक तरफ। लेकिन जो भारत का है ना वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, वो सेपरेशन की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि हर एक धर्म को, हर एक उसको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो भारत का सेक्युलरिज्म कैसा, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, यानी हर एक जो रिलीजन है, जो धर्म है, पंथ है, संप्रदाय है, उन सभी को क्या करना है ना, रिस्पेक्ट करना है। जो भी बिलीफ है, विचार है, उन सभी को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। उनकी बेइज्जती वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना। तो सेक्युलरिज्म को हम समझे, देखो थोड़ा टाइम जरूर ले रहा हूँ, लेकिन एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ना मतलब ऐसा नहीं रहे कि भाई कोई कन्फ्यूजन रहेगी। कन्फ्यूजन कोई नहीं रहने वाली, बस मैं इस चीज़ की गारंटी आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो हम आते हैं वो आते हैं डेमोक्रेटिक, है ना। डेमोक्रेटिक शब्द क्या है, अब इसमें थोड़ा सा तेज चलते ना, कुछ ज़्यादा ही हम स्लो चल रहे हैं। डेमोक्रेसी, ठीक है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चल नहीं रहा हूँ, क्या है कि समझाना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की जब हम बात करें, शब्द आता है डेमोक्रेसी, हल्का सा रंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जो शब्द है वो है डेमोक्रेसी, एक ही एक शब्द लिख रहा हूँ, स्पेलिंग पर आपको ध्यान नहीं देना अगर अलग हो। डेमोक्रेसी का शब्द, डेमो का मतलब होता है लोग, और कहना यानी लोग, पीपल, ठीक है जी। और क्रेसी जो शब्द है ना इसका मतलब होता है सत्ता, ठीक है जी। बस अब आप समझ जाओगे, यानी डेमोक्रेसी का है वहां पर जो जो गवर्नमेंट है ना वो लोगों के द्वारा चलती हो, ठीक है। अब इस डेमोक्रेसी को भी हम दो तरह की डेमोक्रेसी होती है जिसको हम समझते हैं, तो मैं यहां पर लिख दूं, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है जी, हल्का सा ऊपर कर लो यहां पर। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं डेमोक्रेसी, हर एक शब्द को पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है। दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे, यहां पर लिख देता हूं इसको, ठीक है, इस साइड में, क्योंकि यहां पर लिखना है बहुत कुछ। एक और होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जितने भी फैसले होते हैं ना, जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होते हैं, जो भी बिल होते हैं, जैसे हम आम भाषा में यहाँ पर बिल बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल भाषा में आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बिल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अभी हम बोलते हैं बिल बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई बिल, जैसे हम बजट बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा कोई शब्द नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो ना जो लेजिस्लेटिव है ना, या तो हम उसको ऐसे लिखते हैं प्रपोजल, मैं लिख कर बता रहा हूँ प्रपोजल, अब ये आपको याद रहेगा हमेशा, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर, इसी को ही हम आम भाषा में बिल बोलते हैं, ठीक है ना। ये बिल आ गया, वो बिल आ गया, जब वो पास नहीं हो उससे पहले सिर्फ ड्राफ्ट बन के है, ठीक है जी, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर, तो ये बिल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑफिशियल भाषा में बात करेंगे। तो डायरेक्ट लेजिस्लेचर क्या कहता है कि जो लोग हैं ना, जो भी प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेचर हैं या जो भी बिल हैं, उन पर जो 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 राय होगी, जो उनको पास करना है फेल करना है, वो सीधे लोगों के हाथ में होगा, और किसके द्वारा, वो वोटिंग के द्वारा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए एक एग्जांपल दें तो स्विट्जरलैंड है, ठीक है जी, लिख नहीं रहा है पर टाइम बहुत लगता है लिखने में। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट उसकी जो जो है हमारा जो प्रपोजल्स बनाने का तरीका है, उसके लिए जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब इसके चार तरीके होते हैं, कोई भी प्रपोजल के लिए चार तरीके बने डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब हम बात कर रहे हैं, तो चार इसमें जो है ना कीवर्ड है आपको याद रखने। एक तो हमें याद रखना है इनिशिएटिव, ठीक है जी, इनिशिएटिव है। दूसरा जो हमारा शब्द है रिकॉल, ठीक है, सिर्फ शब्द लिख रहा हूँ, उनको समझाऊंगा, लिखूंगा नहीं। रिकॉल है। अगर आप प्लेबिसाइट, अगेन आपको स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना है। और एक शब्द हो रहा है रेफरेंडम, ठीक है जी, रेफरेंडम, सॉरी, चलिए ठीक है।
रात के ना 3 बजे हुए, कितने रात के 2:30 बजे हुए, तो रात को मुझे टाइम मिल पाता तो मैं उसी टाइम पे वीडियो बना पाता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा ना आपको एडजस्ट करना है। चलिए, तो एक तो शब्द है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव में क्या होता है, जब कोई बिल ना, सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना है, जब कोई बिल यानी फिर या फिर प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर लोगों को लेकर आना होता है, समझ रहे हो, मतलब लोग अपनी तरफ से ही कोई बिल पार्लियामेंट में लेकर आना चाहते हैं, वो तो सीधे एक वो बना लेते हैं और उसके हिसाब से वो वोटिंग करते हैं इनिशिएटिव के नाम से, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इनिशिएटिव है। दूसरा होता है रिकॉल। रिकॉल का जब हम शब्द का यूज़ करते हैं, रिकॉल का शब्द का मतलब रिकॉल शब्द का या रिकॉल जो पावर है ना, इसका यूज़ कब किया जाता है, मान के चलो पार्लियामेंट के अंदर हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव है या हमारी बात कहने, भाई ऐसा है कि भैया मैं जॉब भी करता हूँ, ठीक है, तो मैं सारी बातें तो पार्लियामेंट में कहूँगा नहीं, वो अलग बात है कि मेरे को वोटिंग के राइट दे रखे हैं, जब कोई बिल आएगा तो वो मेरे को वोटिंग के राइट जरूर दे रखे हैं, लेकिन मैंने अपना कोई व्यक्ति वहाँ बिठा हुआ जो सारी बातें बिल के बारे में बताएगा, ठीक है, तो वो सेक्शन वो जो भी लोग हैं वो सारी बातें उसमें बताएंगे, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव या वो ऑफिसर जो मेरी तरफ से वहां पर बैठे हुए मेरी बातें कहने वाला है, वो अपना काम जब ठीक से नहीं कर रहा होता है, समझ रहे हो, तो इस पावर का हम यूज करते हैं रिकॉल का। इससे हम वोटिंग करके उस ऑफिसर को हम बाहर निकाल लेते हैं कि भैया ये बंदा ढंग का काम नहीं कर रहा है, इसके अगेंस्ट वोट जाएंगे, इसको बाहर करो, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिकॉल की पावर। अगला आता है प्लेबिसाइट। जो प्लेबिसाइट शब्द का हम यूज करते हैं ना, देखो एक तो था इनिशिएटिव, ठीक है, हमने अपनी तरफ से कोई बिल बनाया तो हमने इनिशिएटिव लाया। अब एक है कोई बिल हमारा पार्लियामेंट में या फिर ऐसी किसी सभा में जहां पर उस बिल को पास होना है, वहां पर वो बिल रखा है, समझ रहे हो, वो बिल वहां पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है और सिर्फ हमें वोट डालनी है उसको पास करने की। मतलब प्लेबिसाइट का मेन काम क्या है, या तो पास करना है यानी एक्सेप्ट करना है, या तो रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो प्लेबिसाइट का सीधा सीधा मतलब है, प्लेबिसाइट का सीधा सीधा मतलब है, ठीक है, कि जो भी बिल पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर में पड़ा हुआ है उस बिल को पास करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो रेफरेंडम आता है। रेफरेंडम का यूज किए करते हैं लोग, जो स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं वो क्यों करते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस में, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंस, आईएमपी, ठीक, पब्लिक इंपॉर्टेंस में रेफरेंडम का यूज किया जाता है। किस तरह के मुद्दे होते हैं, जैसे लैंड डिस्प्यूट है, ठीक है भी, कि भैया इस एक ये पर्टिकुलर कंट्री है, इसके अंदर ये एक वो पर्टिकुलर एक भूभाग है, जैसे भारत की कंट्री है, उसके अंदर ये स्टेट है, ये स्टेट है, इसकी लैंड बाउंड्री को इधर उधर करना है या किसी दूसरे देश के साथ अपने को कुछ वैल्यू देनी है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो हम लैंड बाउंड्री या ऐसे कुछ दूसरे डिस्प्यूट्स हैं जिसे रेफरेंडम के द्वारा सेट किया जाता है। पता है ये रेफरेंडम जो था, जो जूनागढ़ में हुआ था, वो रेफरेंडम हुआ था जिसके द्वारा हमने भारत में उसका विलय कराया था, ठीक है, याद रखना है रेफरेंडम शब्द वहाँ पे है, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों को मैं मतलब बता चुका हूँ, नहीं बताया तो आपको याद रखना है, ठीक है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी सारी चीज़ें आएंगी, हैदराबाद कैसे आया, जूनागढ़ कैसे आया और कश्मीर कैसे आया, ठीक है। तो रेफरेंडम शब्द का मैंने बताया, जब भी आपका जो लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस में है, ठीक है, वो सारी चीज़ें पब्लिक इंपॉर्टेंस से मतलब क्या, कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो कई सारे लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, उसे बोलते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है जी। तो इस तरह के डिस्प्यूट जो है वो रेफरेंडम के द्वारा होंगे। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट थोड़ा डेमोक्रेसी के बारे में बताया। हर एक चीज़ को देखो समझाने में बड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सारी चीज़ें ना बड़े ध्यान से क्लियर करनी है, ठीक है। आप बस थोड़ा सा प्यार देते रहो, आप वीडियो को देखो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, लाइक और कमेंट जरूर करो, ठीक है, और शेयर करो। नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक भी ज़रूर करो और कमेंट में लिखो, कोई समझ में नहीं आता लिखो भैया चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इसको ढंग से बताओ, ठीक है। तो कोशिश करूंगा मैं वीडियो लेकर आऊँगा, चीज़ें सारी ढंग से समझाऊंगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि भैया जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं ना, वो लोग बिल पास करते हैं। देखो यहाँ पर बिल पास करने की और रिजेक्ट करने की जो पावर है सीधे के सीधे लोगों को दी हुई थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। जब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भी थे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि बातें बतानी तो पड़ेंगी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि हमारा चुना हुआ कोई व्यक्ति जो प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो पार्लियामेंट में बैठेगा या स्टेट लेजिस्लेचर में बैठेगा, ठीक है, वो नियम बनाएगा, वो उनको पास करेगा, उसको पूरी पावर है पास करने की और फेल करने की पूरी पावर है उसको, ठीक है। वो हम नहीं करेंगे, वो उसको हमने पावर दे दी है। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो चुना हुआ जाता है, वो भी दो तरह के सिस्टम है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है ना, वो हमारा सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल, है ना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो दो तरह के सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है,
प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ना वो प्रमुख होता है। हम आगे समझेंगे इस चीज़ को, अभी हम इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं समझने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ें समझ लो, जो एग्जीक्यूटिव है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव के लिए। ये शब्द भी मैं आपको समझाऊंगा, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव के लिए। ये आपकी लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है बात, तो मैंने बोल दी, क्योंकि इसी को समझाने में फिर एक बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम पावरफुल होता है, सिर्फ इतना ही समझो फिलहाल के लिए। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट पावरफुल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना डिटेल में आगे बताऊंगा, फिलहाल इसी को समझना है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मैंने आपको शब्द समझाया क्या है, कि रिप्रेजेंटेटिव ही बिल को पास और फिल करेगा, तब वो एक्ट बनेगा या तो लॉ बनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम आते हैं कीवर्ड पे, जो हमारा है, हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिए 4 की डेमोक्रेटिक है। अगला आता है हमारा रिपब्लिक, ठीक है। तो हम रिपब्लिक पर आते हैं। रिपब्लिक शब्द क्या कहना चाहता है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है जी। रिपब्लिक शब्द को हम समझने की कोशिश करते हैं। रिपब्लिक शब्द क्या है, एक बार हम रंग चेंज कर दें ताकि समझते टाइम पे ना चीज़ें होश पोष ना हो। क्या होता है कभी कभी काम नहीं करता है, हो गया, ठीक है। ये हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक, ठीक है जी। तो रिपब्लिक शब्द का जो मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिपब्लिक शब्द का मतलब का जो, अभी रिपब्लिक शब्द की हम बात नहीं करेंगे, 2 शब्द हमने समझने हैं। एक तो रिपब्लिक जो होता है वो इलेक्टेड हेड होता है, ठीक है, और एक होता है मोनार्क। तो जो स्टेट है ना, स्टेट जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट, जैसे हेड ऑफ द स्टेट, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, हेड ऑफ, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट है ना, हेड ऑफ द स्टेट वो 2 तरीके से। हेड ऑफ द स्टेट कौन है, जो मुखिया होता है ना पूरे भूभाग का, पूरे जो देश है कंट्री, उसका जो मुखिया होता है ना। जैसे भारत में बेशक से प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, लेकिन सारे के सारे, जिसके नाम पर सारे के सारे काम, जिसके नाम पर सारे के सारे एक्ट, ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट साइन होते हैं, जिनके नाम पर सब कुछ चलता है, जैसे प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट, उन्हीं के नाम पे जितने भी ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जितने भी राजपत्र हैं, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम पर ही चलते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन आता है, सबसे ऊपर जो व्यक्ति है ना, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री है, जो नेशन है, जो कौन है, हमारे प्रेसिडेंट है। वैसे ही जो हेड ऑफ द स्टेट है 2 तरह के होते हैं, है ना। ये रिपब्लिक के बारे में बता रहा हूँ। तो हेड ऑफ द स्टेट कैसे होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो हेड ऑफ द स्टेट होता है मोनार्क, ठीक है जी, मोनार्क। दूसरा होता है इलेक्टेड। कैसा होता है, इलेक्टेड होता है। तो जो मोनार्क होता है ना वो हेरिडिटरी बेसिस पे होता है। हेरिडिटरी बेस समझ रहे हो, उत्तराधिकार बेसिस पे, मतलब मैं राजा हूँ तो मेरा बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा और बेटी राजा बनेंगे, ठीक है। तो यानी क्या है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही फैमिली के हाथ में क्या होती है, पूरी की पूरी कमान बनी रहती है मोनार्क में, ठीक है। वही राजा होगा, वही सारे फैसले उसी के नाम पर होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो, अगर मैं इसको एग्जाम्पल दूँ मोनार्क का, तो ब्रिटिश जो तुम्हारा पार्लियामेंट है पूरा पूरा, उसका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, वो मोनार्क बेस है। यानी वो पूरा का पूरा ना क्राउन के नाम पर ये भी चलता है, ठीक है। वो लगवाता है कि पार्लियामेंट सारे फैसले लेती है, लेकिन नाम किसका होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्राउन का, ठीक है। लेकिन हम भारत की बात करें तो जो भारत का हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट है, वो कैसे इलेक्टेड है, ठीक है। तो इलेक्टेड में फायदा क्या होता है, एक तो क्या ना क्लास प्रिविलेज होता है भाई। मोनार्क में क्या है, एक ही फैमिली को सब कुछ पूरी पावर मिली हुई ना, उनके नाम पर सब कुछ होगा, वो शाही ठाट उन्हें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कि कोई प्रिविलेज नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी सेक्शन से, किसी भी जेंडर से आ सकता है, ठीक है। और किसी भी मतलब धर्म से आ सकता है, किसी भी रेस, उससे कोई, बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए जो ज़रूरी शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको, जब प्रेसिडेंट की हम बातें करेंगे तब खुले तौर पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो हेड ऑफ द स्टेट है भारत का, यानी जो प्रेसिडेंट है, वो कैसे इलेक्टेड है, ठीक है जी। तो इससे क्या होता है, किसी क्लास जो क्लास है ना, उसको कोई खास प्रिविलेज नहीं मिलता। दूसरा क्या हो ना, पीरियडिक वे में होता है, हर 5 साल में आएंगे। तो क्या है कि एक व्यक्ति की मनमानी नहीं चलती, यानी एक बार इलेक्ट करके धर दिया तो पूरा जीवन भर है, 5 साल बाद फिर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है। तो हमने, तो जो भारत का जो स्टेट है ना वो कैसा, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब ही होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है जी। यहीं लिख देता हूँ, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, इसे बोलते हैं रिपब्लिक। इस वजह से भारत कैसा है, रिपब्लिक है। तो इसी के साथ में जो हमने ये सारे कीवर्ड समझे, मेरा गला सूख गया है, जस्ट ए मिनट। इसी के साथ में मैं जो, अच्छा ये सारी चीज़ें बीच में मैं काटता नहीं हूँ, वन शॉट वीडियो पूरी बनती है, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता एडिट करने का। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप ना थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 कीवर्ड समझे, सॉरी 5। सोवरेन हमने समझा, सोशलिस्ट हमने समझा, सेक्युलर हमने समझा, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हमने समझा। ये पांचों के पांचों शब्द क्या बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, किसके, भारत के। भाई यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है, अपने को सिर्फ प्रेम्बल पढ़ना है, क्या लिखा है, और उसके अंदर चीज़ें समझ लेनी है। फिर जो आप क्वेश्चन लिख कर आओगे ना, देखो एक तो बुक रटते रहो, पढ़ते रहो, है ना, करते रहो, भूल जाओगे।
सिर्फ आपको ये पता है लिख क्या रहे हो। आपने प्रेम्बल, अब सपोज करो आपने प्रेम्बल पढ़ लिया, पूरी का पूरा चैप्टर आपको इसी एक पेज से, एक पेज होगा, एक पेज से भी बहुत कम होगा ना, उसी से पूरा का पूरा चैप्टर आपको तैयार हो जाने वाला है। ठीक है, कुछ भी आप लिख लो यहीं से मिल जाएगा, इसी प्रेम्बल को याद करो, प्रेम्बल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहीं से क्लियर होगा, मेंस राइटिंग। और ये मैं आपको मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक काम करना, प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेश्चन है जो प्रेम्बल से रिलेटेड है वो उठाना, और जो भी शब्द मैंने बताए, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वहीं से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये गारंटी है। चलिए, तो हमने क्या समझे, यहाँ से हमने 4 शब्द हमें मिले। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये पांचों के पांचों जो शब्द हैं क्या बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यानी भारत कैसा है दिखने में, कैरेक्टरिस्ट है ना, स्पेलिंग कुछ गलत हो तो माफ कर देना, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है, यानी भारत क्या दिखने में कैसा, उसकी छवि कैसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने समझी। अभी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी ना, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इस प्रेम्बल से मैं मतलब इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, तो मैं आपको हल्का सा ब्रीफ करा दूँ, क्योंकि मैं आपको करा भी चुका हूँ। ठीक है, बता देता हूँ। तो सबसे पहली तो हम बात करें वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन को या जो इस पूरे जो भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पूरा पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है भारत की, या कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम ऑफिशियल बुक की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पावर कहाँ से मिल रही है, उसको अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम लोगों से। ठीक है, यानी हम लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दे रहे हैं कि भैया वो ये काम करे। ठीक है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, उसके अंदर पार्लियामेंट आ गई, वो सारी चीज़ें कि उस हर एक किसी का अलग अलग प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन पावर कहाँ से मिल रही है, हम लोगों से मिल रही है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन में क्या मिली प्रेम्बल से, कि जो प्रेम्बल को जो पावर मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, लोगों से मिल रही है। ये आपको पॉलिटी में लिखा हुआ है, इंडियन, ये आपको सॉरी लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी में। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा जो मैंने अभी आपको इस 5 कीवर्ड समझाया ना, देखो इसी वजह से मैंने आपको तीसरा चैप्टर नहीं समझाया, कि तीसरा चैप्टर में जैसे 5 कीवर्ड लिखे हैं ना, है ना, वही तीसरे चैप्टर में पूरा सारांश लिखा है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखो, जब बुक खोलोगे, मैंने ही बुक खोली है, पूरा पढ़ा है, तो सबसे पहले प्रेम्बल लिखा है, उसके जस्ट बाद क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फिर सीधा क्या लिखा हुआ है, वो सीधा लिखा हुआ है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये भारत के कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी उसको शो करता है। ठीक है, सीधे लिखा है, बाद में इन चीज़ों को समझाया। मैंने क्या किया, पहले इन शब्दों को समझाया, फिर आप समझोगे कि ये भारत की छवि को, भारत के कैरेक्टर को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन क्या बता रही है आपको पता चल गया। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा जो हमें इनसे चीज़ें मिल रही हैं वो पहले हम 1 बाय 1 इन चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर बताऊंगा क्या है। चलिए, नींद बहुत आई हुई है, इग्नोर करना है आपको सारी चीज़ें ना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना चीज़ों पे, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, चलिए जी शुरू किया जाए। तो अगला जो शब्द है, शब्द पहले देख लूँ मैं, 4 शब्द हैं पूरे। सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस, 3 आधार हैं जस्टिस के भी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जस्टिस की, जस्टिस के भी यहाँ पर 3 आधार है। एक तो जस्टिस है उसका एक तो आधार है सोशल, ठीक है, शब्द समझेंगे। दूसरा आधार है इकोनॉमिक, तीसरा आधार है पॉलिटिकल, है ना। यानी 3 तरह की जस्टिस है जिसको हम लोगों को दे रहे हैं, एक तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस जो है ना, सबसे पहले समझो जो जस्टिस, जो पूरा जस्टिस का फिनोमेना है ना, जस्टिस के बारे में लिख रहा हूँ ना, जो जस्टिस का फिनोमेना है, जस्टिस, ये हमें मिला है रशियन रिवॉल्यूशन से 1917। रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, मॉडर्न इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आएगा। ठीक है, दूसरा जो है, अब पानी चाहिए थोड़ा सा मेरे को, बस सिर्फ 5 मिनट देना है, मैं हल्का सा पानी लेता हूँ। 5 मिनट में नहीं, हल्का सा 2 मिनट मेरे को देना, 1 मिनट में। आज पानी रखना भूल गया, दिक्कत हो गई। और पानी पिया नहीं अभी।
पानी रखना भूल गया, पूरा गला सूख गया है, बताते बताते। चलिए पावर आई थोड़ी सी, तो शुरू करते हैं ना अब, ठीक है। जो हमारा जस्टिस है ना, वो जस्टिस तीन बेसिस पे है, सोशल है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है। और ये सबसे पहले जो हमें मिला है ना, वो रशियन रिवॉल्यूशन से मिला है। तीनों शब्द में आपको लिख दूं तो जो तीन शब्द है ना, एक तो है सोशल जस्टिस, ठीक है जी, सोशल जस्टिस है। दूसरा हमारा, थोड़ा मैं शब्दों को लिखता नहीं हूँ ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो जस्टिस पर ही मैं वहीं पर आ जाता हूँ, प्रेम्बल पर, वहीं से चीज़ें क्लियर कराता चलता हूँ, ठीक है। तो अगली जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं, यहीं पर मैं आपको चीज़ें क्लियर कराता हूँ, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं जस्टिस की। जस्टिस जो है वो तीन तरह के हैं, एक है सोशल, एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। तो सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस जो बात करता है वो बात करता है यानी हर एक किसी को, सबको सारी चीज़ें बराबर मुहैया होनी चाहिए, सामाजिक रूप से किसी को ऊपर नीचे नहीं रखना है, किसी एक खास क्लास या सेक्शन को प्रिविलेज नहीं देना, यानी सबको बराबरी की समानता, यानी सबको किसी में भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। दूसरा आता है इकोनॉमिक जस्टिस। जब हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति तो बहुत सारी वेल्थ अपने हाथ में इकट्ठे किए हुए बैठा है, दूसरे व्यक्ति को दो रोटी खाने को नहीं मिल रही, ठीक है जी, ठीक है। तो तीसरा जो शब्द आता होता है पॉलिटिकल जस्टिस। अच्छा, जैसे इकोनॉमिक जस्टिस की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा तेज हो गया ना, चलिए आराम से चलते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस मैंने आपको समझाया, सोशल जस्टिस सामाजिक जस्टिस है, जो सामाजिक न्याय है वो मैंने आपको समझाया। दूसरा क्या, इकोनॉमिक जस्टिस है। इकोनॉमिक जस्टिस किसकी बात कर रहा है, यानी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी वेल्थ ना जाए और दूसरा व्यक्ति भूखा ना मर जाए, ठीक है। तो अच्छा, इससे रिलेटेड जो है ना, अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि भैया इससे रिलेटेड कुछ ऐसा शब्द आ जाए कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, तो उसमें आपको और क्या लिख सकते हो, तो आप CSR, जो मैं करंट अफेयर से थोड़ा सा बता रहा हूँ, CSR क्या है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना ही बताया है, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, टाइम लगेगा। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक लैंड एक्ट है ना, लैंड सीलिंग, इसमें क्या है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो है, उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर, जैसे इस तरह से ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो एक्ट है वो क्या कहता है कि 5 एकड़ है, ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं है, हल्का फुल्का याद है, बहुत टाइम हुआ भी देखा नहीं है, तो 5 एकड़ से ज़्यादा की ना मालिक के भूभाग नहीं हो सकते। जो भी कोई एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है, जो मतलब जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, जो जो हमारे खेती वगैरह बाड़ेगा ना, किसान वगैरह जो है, 5 एकड़ से ज़्यादा की खुद की ज़मीन, ऐसा कुछ मेरे को ध्यान नहीं है ना, 20 एकड़ है तो 5 एकड़, मैं क्लियर इसमें थोड़ा सा नहीं। तो ये लैंड सीलिंग एक्ट है, ये क्या काम कर रहा है कि आपको बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा कर रहा है। मेन पर्पज़ क्या है, जो मेन करेक्शन उस पर ध्यान दे रहा है। ये क्या काम कर रहा है, 5 एकड़ 20 एकड़ कितना है वो आप चेक कर लेना, मैं भी चेक करूँगा, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने ऐसे इस तरह से पढ़ा नहीं था, तो नई चीज़ें भी याद आई तो मैं आपको बताने लगा, ठीक है। एक तो ये है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कहती है कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम लगातार रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो और वहाँ के आसपास की कम्युनिटी के लिए ना उनको नुकसान हो रहा है, तो तुम इसका जो भी तुमने प्रॉफिट कमाया उसका कुछ भाग जो है वो वहाँ के लोगों के बेनिफिट के लिए लगाओ, ठीक है। तो एक तरह से क्या काम कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक जस्टिस करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो तीसरा, इसमें लैंड सीलिंग एक्ट भी हमारा क्या है, लैंड सीलिंग जो क्या है, एक बहुत सारी ज़मीन तुम अपने हाथ में नहीं रख सकते, एक पर्टिकुलर ज़मीन, एक एरिया से ऊपर की जो वैल्यू है उस पर स्टेट का अधिकार होगा। ये भी चीज़ हमने समझ ली, ठीक है। तीसरा हमारा जस्टिस आता है पॉलिटिकल जस्टिस है। तो पॉलिटिकल जस्टिस क्या कहता है कि सबको वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या कहना चाह रहा है कि सबको क्या है ना, वोट डालने का अधिकार है, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। कास्ट है, रेस है, सेक्स है, या फिर क्या है तुम्हारा मतलब जेंडर वगैरह, जो सेक्स और जेंडर की चीज़ है, ठीक है, तो इनके बेसिस पर आपको अलग नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा हम आते हैं लिबर्टी पर। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, हिंदी यहीं पर चीज़ें समझ लेते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, खुली छूट, यानी कुछ भी करने का, जो आप जो करना चाहते हो वो आप उसे कर लो, अपनी इच्छा है। तो लिबर्टी, अब इसमें शब्द क्या करें, किस तरह की लिबर्टी है, थॉट की लिबर्टी है, यानी तुम कुछ भी सोच सकते हैं, मैंने एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिलीफ की लिबर्टी है, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी है, ठीक है। तो आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं लिबर्टी में, पहली चीज़ तो है। दूसरी चीज़ लिबर्टी में क्या कहती है, ये कहती है कि भैया जो आपका जो मानसिक या जो आपका विकास है ना, जो उस DPSP में वो है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का काम है, तो वो भी एक लिबर्टी का, कि भैया जब आपको वो चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, आपको एजुकेशन दी जाएगी, तभी तो आपको समझ आएगी क्या चीज़ सही खरीदने की, क्या गलत खरीदने की है ना, किस चीज़ को खरीद के आपको जीवन सुधरेगा, किस चीज़ को खरीद के आपका जीवन बिगड़ेगा। तो लिबर्टी क्या आएगी, एजुकेशन के बाद आएगी ना। तो कुछ काम तो जो है वो सरकारें, स्टेट आपके लिए करेगी कि वो आपको उस लेवल तक डेवलप तो करेगी कि आप वो लिबर्टी को यूज़ कर सके। भैया आपको कपड़े खरीदने, आपको क्या कुछ FD वगैरह या कुछ आपने आते ना स्कीम्स वगैरह आती हैं कि 100 का 500,
है ना, 100 का 200 इस तरह की है। तो इस तरह की कुछ फ्रॉड वगैरह होते हैं, उनसे बचने के लिए एजुकेशन तो चाहिए, दिमाग समझदारी तो चाहिए कि वो जो व्यक्ति कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो तुम्हें क्या देगा, उसका उसको बचाने के लिए कोई व्यक्ति कोई गारंटर है या नहीं है, वो किसके बिहाफ से कहा जा रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें समझने के लिए एजुकेशन जरूरी है। तभी तो आप उसका आप चयन कर पाओगे कि लेना है ले रहा है ना, वही तो लिबर्टी है, ठीक है। तो वो लिबर्टी को दो तरीके हैं, एक तो आपको कुछ भी करने की आज़ादी, दूसरा क्या है, वो करने की आज़ादी के लिए जो डेवलपमेंट है, वो पर्सनैलिटी जो डेवलप करनी है, उस पर भी काम करना ही लिबर्टी का अधिकार है, ठीक है। चलिए दूसरा जो शब्द आता है वो शब्द आता है इक्वालिटी, ठीक है जी। लिबर्टी जो है वो इंडिविजुअल के हाथ में है, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर हल्का सा साफ कर दूँ, ठीक है, हल्की सी सफाई कर लें। कौन सा रंग लूँ, जामनी ले लेते हैं। लिबर्टी जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए है, यानी मेरे लिए है, लिबर्टी मेरे लिए है, मैं वो काम करूँगा। इक्वालिटी जो है वो एक स्टेट के लिए है, स्टेट क्या काम करेगा, स्टेट मुझे इक्वालिटी देगा, ठीक है। कैसे देगा, देखो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, है ना, यानी किसी भी खास सेक्शन को, किसी तबके को, किसी क्लास को, है ना, प्रिविलेज नहीं देना कि भैया सुप्रीम कोर्ट में तो यहीं फलाने का ही वो सुप्रीम कोर्ट ना, एक जो सीजीआई है वो इसी पर्टिकुलर सेक्शन से आकर बैठेगा, या तो फिर ये नहीं कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट ऑफ एक एक इसी तरह के एक खास प्रकार के सेक्शन से ही होकर आने वाला है, ठीक है। तो खास किसी जो क्लास और सेक्शन को जो स्टेटस है प्रिविलेज नहीं देना, यानी सबका स्टेटस एक बराबर है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, ठीक है, यानी सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब जो मैं इक्वालिटी को थोड़ा सा खोल के, यहाँ पर इक्वालिटी थोड़ा खोल के मेरे को बताना पड़ेगा, तो इक्वालिटी पर आते हैं, नीचे लिखेंगे, ठीक है जी, यहाँ पर लिखेंगे इक्वालिटी, ये मैंने आपको बता दिया जस्टिस, ठीक है। इक्वालिटी पर आते हैं यहाँ पर, ठीक है, इक्वालिटी पर आते हैं। इक्वालिटी भी है ना, फिर से अपने को 3 शब्द समझने, यहाँ लिख देता हूँ इक्वालिटी। इक्वालिटी भी है ना, अपने को 3 शब्दों में समझनी है। एक है हमारी सिविक, तीसरी है हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। तो जो सिविक इक्वालिटी की बात होती है, वो सिविक इक्वालिटी क्या कहता है, जो हमारे आर्टिकल, अभी मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में, 18 तक, है ना, इक्वालिटी की बात हो रही है। ये सारी की सारी इक्वालिटी कैसी है, सिविक इक्वालिटी। आर्टिकल 14 हमारा क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, यानी कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति बराबर है, ठीक है। वो अलग बात है, कुछ एक्सेप्शन है गवर्नर्स के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, और जो बाहर के जो एनवॉय वगैरह होते हैं ना, जो बाहर के दूसरे देश के डिप्लोमेट यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए थोड़े एक्सेप्शन है, वो हम समझेंगे जब हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल क्या समझना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 जो कहता है, वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ, पूरा का पूरा ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, 5 उसमें दिए, रिलीजन है, कास्ट है, सेक्स है, रेस है, और दूसरा हमारा क्या है, हमारा डेट ऑफ बर्थ, सॉरी प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, यानी हम कहाँ के रहने वाले उस बेसिस पे, ठीक है। 16वां जो हमारा कहता है, वो जो एम्प्लॉयमेंट है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक ध्यान रखना, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है मेरे घर के अंदर मैं किसको, मतलब मेरे को क्या काम करना है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की मतलब जिसको सरकार रेगुलेट कर सकती है और जिस पर सरकार का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। 17 कहता है हमारा अनटचेबिलिटी को रोकता है, ठीक है। और जो आर्टिकल 18 है वो हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है कि भैया जो ना टाइटल, किसी भी व्यक्ति को पुराने टाइम पे जो टाइटल होते थे ना, राजा, महाराजा, इस तरह के जो प्रीफिक्स में या सफिक्स में कोई भी जो टाइटल लोगों को लग जाते हैं, वो टाइटल किसी को नहीं मिलेंगे। अच्छा, हालांकि मेरा इसमें थोड़ा सा ना आर्टिकल 18 में हल्का सा मेरा मतभेद है। तो जैसे हम बात करें, नो डाउट है ना, महात्मा गांधी जी, मेरे को नहीं पता क्यों, हो सकता है इनका अपना, वैसे तो इनका जो ऑफिशियल नाम है जो कागजों में, वो MK गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। लेकिन इनको जो RBI है वो महात्मा गांधी लिख कर, जो महात्मा शब्द है वो ऑफिशियल शब्द नहीं है ना। जैसे जो फादर ऑफ नेशन है वो ऑफिशियल नहीं, RTI डाला तो इस तरह से पता लगा है। तो जो महात्मा शब्द है ना, वो ऑफिशियल शब्द नहीं है। अब मेरे को नहीं समझ में आता कि सर क्यों लिखा है कि RBI जो शब्द है महात्मा गांधी शब्द का यूज़ करता है ना। जो रिसिप्ट होती है ना, जो रिसीट होती है ना,
जो नोट होते हैं वो एक तरह की रिसीट होती है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, और उसमें इस तरह के शब्द टाइटल वगैरह जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जो आरबीआई में दोनों का मतलब अधिकार होता है, स्टेट का भी, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसका भी हस्तक्षेप होता है, और जो आरबीआई उसका भी हस्तक्षेप होता है, वो हम आगे समझेंगे पूरे एक्सप्लेन उसमें, मतलब पूरे विस्तार में इन चीज़ों को ना खोल कर समझेंगे आगे। फिलहाल तो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, समझो। तो इक्वालिटी, जो सिविक इक्वालिटी है, वो आर्टिकल 14 से 18 तक की बात करती है, ठीक है। सारी क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है? इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है जी? इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी पर सबसे पहले बात कर लें। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? इकोनॉमिक इक्वालिटी का शब्द क्या है? पैसा, मतलब वो ये वेल्थ वगैरह क्या है कि एक किसी खास सेक्शन को ना प्रिविलेज नहीं देना है, इकोनॉमिक इक्वालिटी ये है, ठीक है जी। दूसरा क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या कहती है कि इसमें दो आर्टिकल अपने को समझने हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा, नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल ये हमारा 325 है, और आर्टिकल हमारा जो है 326। तो जो 325 वो कहता है कि हर एक व्यक्ति को जो इलेक्टोरल रोल है ना, वोट डालने पर जो इलेक्टोरल रोल है, अब जब भी वोट डालते होगे तो उससे पहले आपके यहाँ एक लिस्ट आती होगी, ठीक है। वो लिस्ट में क्या होता है, उस लिस्ट में क्या होता है, आपका ना नाम लिखा होता है, उसे बोलते हैं इलेक्टोरल रोल, ठीक है ना। वो बार बार अपडेट होता रहता है, हर बार वो अपडेट होता है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को इलेक्टोरल रोल में मतलब उसका अधिकार है, किसी को मतलब बाहर नहीं रखा जाएगा, ये 325 कहता है। दूसरा कहता है आर्टिकल 326 क्या कहता है कि जब भी लोकसभा के या स्टेट असेंबली के चुनाव के मतलब इलेक्शंस वगैरह, मतलब इलेक्शंस होंगे, तो उस केस में ना एडल्ट सफरेज की, यानी हर किसी को वोट डालने का अधिकार है, ठीक है ना, हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। तो ये मैंने आपको बताया इक्वालिटी शब्द। अब हम आगे चलते हैं, शब्द जो कह रहा है वो आगे कहना चाह रहा है। तो हो सकता है शायद कि 1 घंटा भी हो गया हो, मुझे नहीं मालूम, मैंने अभी टाइम नहीं देखा है, लेकिन ये बस थोड़ा सा हो रह गया, आज से 10-15 मिनट का, तो क्लियर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती होती है फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी को हम क्या बोलते हैं? बंधुत्व, ठीक है जी। हिंदी में लिख दूँ, बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व ऐसे भी लिख लेते हैं ना, बंधुत्व है ना, भाईचारा जिसे बोलते हैं, ठीक है भाई। खैर जाने दो उस चीज़ को। बंधुत्व की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? बंधुत्व का मतलब होता है यानी भाईचारा, दो लोगों में, मैं हूँ एक व्यक्ति दूसरा है, तो हम दोनों में, दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट करनी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, है ना। तो इसको अश्योर करने के लिए, इसमें तो इतना था शब्द तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसको अश्योर करने के लिए दो चार चीज़ें हैं। सबसे पहले तो क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। ये बहुत ज़्यादा शब्द बड़ा नहीं है, तो एक तो इसमें अपने को क्या समझना है? फ्रेटर्निटी में सिंगल सिटीजनशिप, इसको लिखता नहीं ऐसी बता दो। सिंगल सिटीजनशिप क्या है कि पूरे भारत में एक ही सिटीजनशिप आप किसी भी देश के कोने में रह सकते हैं, ठीक है। वो अलग बात था कि फ्रेटर्निटी में जम्मू कश्मीर में नहीं देखने को मिल रही थी, वहाँ पर आपको वो सारे अधिकार नहीं थे जो अधिकार आपको दूसरी जगह पर मिलते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। एक चीज़ और है, जो उसको हम फ्रेटर्निटी में नहीं डालेंगे, जो ट्राइब्स है, वो ट्राइबल एरिया है, उसको हम फ्रेटर्निटी में नहीं डालेंगे, अगर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा हो, ठीक है। कि वो एरियाज है जो कल्चर और लिंग्विस्टिक, जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो ट्राइब्स है ना, उनके उन चीज़ों को बचाने के लिए थोड़ा सा उनको एक्सक्लूड रखा जाता है, और यहाँ के लोगों का उस ट्राइब्स में थोड़ा सा मतलब दखल अंदाजी रोकी जाती है, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी की बात नहीं है वहाँ पर, थोड़ा सा उनकी सेफ्टी की बात है। वहीं हम दूसरी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा था, तो फ्रेटर्निटी का बड़ा सवाल उठता है। खैर तो वो दूर हो गया 370 के बाद में, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी क्या कहती है? बंधुत्व, यानी एक तो सिंगल सिटीजनशिप है जो कि पूरे देश में सेम लगने वाली है, ठीक है, यानी सबको सेम अधिकार है, हर एक व्यक्ति को सेम अधिकार है। ऐसा नहीं है कि भैया इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ठीक है। फ्रेटर्निटी भैया अगर अधिकार अलग अलग होंगे ना, इसको अलग अधिकार, इसको अलग, तो भी फ्रेटर्निटी टूटती है। उसको तो हमने ज़मीन खरीदने का मौका दे दिया, दूसरे को दे नहीं रहे, तो उसको तो भैया जलन होगी ना कि भैया मेरे को तो तुम खरीदने का मौका नहीं, वो भाईचारा दिया, बंधुत्व कैसे दिखेगा, ठीक है। तो इस वजह से फ्रेटर्निटी क्या? सिंगल सिटीजनशिप, ऑलमोस्ट सेम अधिकार सबको होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरी जो हम बात करने वाले हैं इसमें फ्रेटर्निटी में, अब इस सब पूरे शब्द को समझ लेते हैं। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग, अश्योर क्या कर रहे हैं? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, है ना। तो अच्छा, फ्रेटर्निटी का एक पॉइंट मैंने लिखा सिंगल सिटीजनशिप। दूसरा जो है ना, एक है आर्टिकल 51(1) है ना, ए, तो वो भी फ्रेटर्निटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरा क्या है? अब मेरी बैटरी होने लगी डाउन, जल्दी से जल्दी वीडियो करते हैं ख़त्म। समझ के गला सूख गया बहुत बार, थोड़ा सा ना वो चाहिए। फ्रेटर्निटी क्या कहती है? फ्रेटर्निटी, आगे चलते हैं। अश्योरिंग क्या है ना, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है। अब इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, जो उसका सम्मान है, वो मटेरियल
बेटरमेंट की तो बात करता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो हमारे डीपीएसपी के द्वारा हम लोगों को दे रहे हैं, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तो बातें करता है कि भैया इसको हम क्या करने वाले हैं कि मतलब जो भी हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहने का तरीका, खुले में सोच वगैरह, ये सारे शब्द अगर मेंस राइटिंग में क्वेश्चन आ जाए कि भैया आ गया, तो एक एग्जांपल है ना, खुले जो हमारा ओपन डेफिके ओडीएफ है ना, एक स्कीम है ओपन डेफिकेशन है ना, ओडीएफ ही ना, ओपन डेफिकेशन जो भी है, तो ओडीएफ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या कर रहा है ना, एक तरह से मैं क्या है ना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहा है, यानी क्या है कि भैया तुम बाहर करोगे, खुले में सोच करोगे, तो 10 के पीछे तुम्हारी हंसी जगह सही होगी, ठीक है। दूसरा तुम्हारी सोच भी बदलेगी। दूसरा में साइकोलॉजिकल में तो दो तरीके से काम करता है, एक तो फिजिकल यानी शारीरिक रूप से, दूसरा साइकोलॉजिकल यानी मानसिक रूप से ना, बेटरमेंट की बात करता है, तुम्हें तुम्हारा विकास करने की बात करता है। अगला जो शब्द आता है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, तो इंटीग्रिटी शब्द मैंने आपको बताया 42वें अमेंडमेंट एक्ट में, ये क्या है ना, सॉरी अब बैटरी डाउन होने वाली, जल्दी से जल्दी कर दे इसको। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन क्या कहना चाहता है, दो तरह की चीजें कहता है, एक तो टेरिटोरियल है ना, इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल यूनिटी है, वो क्या कहना चाहती है, वो ये कहना चाहती है कि भैया जो पूरा देश का भूभाग है ना, वो हमेशा से एक ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि किसी छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बंटने वाला है कि ये अलग हो गया वो अलग हो गया। जैसे हमने कुछ टाइम पहले समझा था ना, एक व्यक्ति कह रहा था कि भैया अरुणाचल प्रदेश को अलग कर दो, चिकन नेक वगैरह की बातें कर रहा था, देश को तोड़ने की बातें कर रहा था, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या हो रहा था, वो देश की यूनिटी पर खतरा था, ठीक है, यानी इसको इसकी टेरिटरी को कम करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी अब ये दो तरह की है, एक ही चीज़ है, दो तरह की क्या है कि एक तो टेरिटोरियल बेस पे यानी भूभाग में कोई कमी नहीं आएगी, दूसरा क्या है ना साइकोलॉजिकल है, यानी लोगों के बीच में ना जो जो रस है, जो लोगों के बीच में वही फ्रेटर्निटी है, उसी के अंदर लिखा है ना, जो लोगों के अंदर का भाईचारा वो भी टूटना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया एक ही देश के अंदर रहते, वो अलग रह रहा है वो अलग रह रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये यहाँ तक मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर ये जो चारों शब्द है ना, इसके बारे में आपको बता दूँ इन्फॉर्मेशन क्या, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो चीज़ें हैं मैंने आपको सबसे पहले बताया, जो जस्टिस है ना वो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में मिला। इसी तरह जो तीन शब्द है ना, ये तीन शब्द में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिलते हैं। किससे मिलते हैं ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 1789 से 1799, अगर मैं गलत हूँ तो उसको सही कर देना, मतलब 17 की जगह 18 हो, वैसे होगा तो नहीं, ठीक है। 1789 से 1799 तक ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उससे हमें तीन विचारधाराएं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन शब्द मिले, ठीक है जी। ये तीन हमने समझे, और जस्टिस हमने रशियन रिवॉल्यूशन से मिले, हमने तीनों शब्द समझे। अब ये चारों शब्द मिलकर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोगों को, हमारा उद्देश्य है लोगों को जस्टिस देना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना, फ्रेटर्निटी। ऊपर लिखा हुआ है ना, मैं नहीं बता रहा हूँ। लक्ष्मीकांत भी नहीं याद रखनी तो मत रखो, सिर्फ प्रेम्बल पे देखो, इतना काफ़ी है सिर्फ इसको। लक्ष्मीकांत आपको अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली है। लक्ष्मीकांत का मेन काम क्या है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसको समझना कैसे, ठीक है। और उस लक्ष्मीकांत को भी और ज़्यादा ईजी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि हर एक शब्द को जो लिखे हुए मैं नहीं समझ में आ रहा उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू और थोड़ा सा खोल खोल के उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो ये चारों शब्द जो है, ये चारों जो है हमारे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, हम किसको देने वाले हैं, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी सिटीजन यानी भारत के जो नागरिक हैं, चारों चीज़ें हम उन्हें देने वाले, ये हमारा कैसा है उद्देश्य है, ठीक है जी। और ये चारों ही चीज़ें हम, एक तो फंडामेंटल राइट्स है ना के द्वारा, जो पार्ट 3 में जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, दूसरा है DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये पार्ट 4 है। ये इनके द्वारा हम, और भी दूसरी चीज़ें उसके द्वारा हम ये सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। एक लीगल राइट भी है जो फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं है, यानी दूसरे बाहर, इनसे बाहर भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। अगली इन्फॉर्मेशन हमें, इसको हम खत्म करने वाले हैं 5 मिनट और। अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रेम्बल से मिलती है वो हमें ये मिलती है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ये जो हमारा प्रेम्बल है ना, वो अडोप्ट और इनेक्ट कब हुआ है, वो हुआ है वो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इस दिन मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियो में, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 284 लोग थे, ठीक है, जिन्होंने इसको साइन किए थे, मैं आपको बता चुका। और एनफोर्समेंट यानी जो थी ना इसकी कमेंसमेंट डेट जो थी वो क्या थी, 26 जनवरी 1950 है, वो मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी के साथ में ये मैंने आपको प्रेम्बल समझा दिया, लेकिन दो हेडिंग जो मैंने लिखी हुई थी वो तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये रह जाएंगे वरना तो।
चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रेम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ये सवाल उठता है कि प्रेम्बल, देखो ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने के बाद लास्ट में प्रेम्बल हमने पूरा बनाया, उसको हमने वोट, उसको हमने किया पास, ठीक है। उस और किसका, ये क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। मैंने इस वीडियो में भी बताया, पिछली वीडियो में डिटेल वे में सारी चीज़ें बताई हैं जो पता होनी चाहिए, जितनी बुक में लिखी हैं, जितनी थोड़ी सी मैंने अपनी तरफ से ऐड की हैं, जो थोड़ी सी बहुत पता होनी चाहिए ना, बहुत ज़्यादा है, अपने को डाटा नहीं इकट्ठा करना है, पेपर नहीं निकलता, पेपर निकलेगा करंट अफेयर्स के आसपास की चीज़ों से, लेकिन ये क्या है कि हर एक, ये तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने को पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेम्बल क्या था, प्रेम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये हमारा जो टाइट उसमें है, हेडिंग है हमारी एक चैप्टर में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे शायद एक क्वेश्चन उठा होगा तो उन्होंने हेडिंग बना दी इसकी, ठीक है। प्रेम्बल क्या है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, क्वेश्चन ये उठता है। तो जब हम बात करते हैं प्रेम्बल की, तो उसमें अपने को केस याद रखना है, बैरूबारी केस, ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा क्योंकि आगे केस आएगा, डिटेल में बताऊंगा ना बैरूबारी केस, लेकिन अभी मैं इसके थोड़े से आपको पॉइंट्स बताऊंगा। बैरूबारी केस क्या है, 1960 का केस है, और ये केस हमारा रिलेटेड है लैंड डिस्प्यूट से ना, लैंड डिस्प्यूट्स, ठीक है जी, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड ये केस है, बैरूबारी केस है, 1960 में केस है। हुआ क्या कि ये बैरूबारी जो है ना, रीजन जो है ये हमारा आता है जो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और 1960 में ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है जी, क्या था, ईस्ट पाकिस्तान। तो जब हमारा बंटवारा हो रहा था, जब वो अवॉर्ड हो रहा था, बाउंड्री कमीशन क्या थी, रेड क्लिफ थी ना, रेड क्लिफ, ये बोलते हैं ना इसको, रेड क्लिफ, जो बॉर्डर उसका नाम रेड क्लिफ है ना, खैर रेड क्लिफ लाइन। तो जो बंटवारा हो रहा था ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो लाइन खींची गई, जो अवार्ड हुआ, जो हमें चीज़ें मिली, वो उसको मानने से मना कर दिया कि भैया हम अपने बैरूबारी रीजन नहीं देने वाले, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है और स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हम नहीं देने वाले, ठीक है जी। तो उस केस में फिर उसने मना करने के बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, और उन्होंने इसके लिए पता किस चीज़ का हवाला लिया, प्रेम्बल का हवाला लिया, क्योंकि प्रेम्बल में लिखा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी जो है ना, हम इसको, ये हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा चुना हुआ, और उसमें सारा चीज़ लिखी है कि भैया ये टूटने वाला नहीं है, ये एज इट इज़ रहने वाला है, हम इसको टूटने नहीं देंगे। भारत से मतलब कोई हिस्सा हम बाहर देते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने प्रेम्बल का यूज़ किया, ठीक है, किसका यूज़ किया, इसी वजह से प्रेम्बल तो पढ़ा रहा हूँ, बैरूबारी केस में जो यूज़ किया वो प्रेम्बल का यूज़ किया गया, ठीक है। तो प्रेम्बल का यूज़ किया, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो आदेश दिया, अपना निर्णय दिया, डिसीजन दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि प्रेम्बल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। ये किसने बोला, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी। इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर क्या है, तुम्हारा आर्टिकल 143 भी हम समझेंगे, जिसमें हम प्रेसिडेंट को पावर है सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी चीज़ पूछने की, वो पावर है, ठीक है, वो हम समझेंगे। दूसरा क्या है कि ये समझेंगे चीज़ आगे ना। तो दूसरा हम चीज़ें समझेंगे कि बैरूबारी केस में, एक तो ऐसे ये समझेंगे कि प्रेम्बल मतलब क्या है, कि बहुत सारी चीज़ें हम इसको आगे जाके समझेंगे, मतलब डिटेल में भी नहीं बता रहा हूँ, फिर बहुत बड़ी वीडियो की। तो बैरूबारी केस में क्या हुआ कि प्रेम्बल को मानने से कर दिया मना, कि भैया प्रेम्बल जो है, अभी प्रेम्बल पर ही बात करते हैं, प्रेम्बल जो है वो किसका हिस्सा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है तो हम उसका यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है, ये चीज़ समझी। अब जब हम आगे चले तो एक और केस आया, केशवानंद भारती केस आया, ठीक है। केशवानंद भारती केस है, ये भी बहुत, ये जो केस है ना बैरूबारी केस है, केशवानंद भारती केस है, मिनर्वा मिल्स केस आएगा, एक मेनका गांधी केस आएगा, ये सारे केस तो अपने को अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। ये सारे केस आगे पीछे ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में खेलते रहते हैं, इन सारे केसों ने कॉन्स्टिट्यूशन पर अपने ना अपनी छाप छोड़ी हुई है, तो इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन केसेस को हमें पढ़ना है, अलग से पढ़ेंगे। हो सका तो मैं 5-5, 10-10 मिनट की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बैरूबारी केस क्या है, ये सारे केस। फिलहाल को अपने को जो मेन चीज़ें वो देखते हैं। तो प्रेम्बल बैरूबारी केस 1960 में बोला कि भैया ये जो है ना, उस टाइम पे पाकिस्तान था, अगर मेरे मुंह से बांग्लादेश निकला हो तो उसको स्किप कर देना, ठीक है। इन्होंने बोला कि भैया जो प्रेम्बल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब अगला एक और केस आता है, वो आता है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस, ठीक है, 1973। तो ये जो केस था ना, ये किससे रिलेटेड था, सिर्फ ये बता रहा हूँ, एक तो केरला से रिलेटेड है। केशवानंद भारती जो है ना, एक एडनीर कुछ करके है, एडनीर एक मठ है, ये उस टाइम पर इसके ना सर्वोच्च व्यक्ति थे, यानी हेड थे, उस टाइम के हेड प्रिस्ट थे, केशवानंद है ना। तो एडनीर एक मठ है और ये हिंदू टेम्पल है, ठीक है, जो मठ है वो हिंदू टेम्पल से रिलेटेड है, और ये इसके क्या थे, जो प्रिस्ट थे ना, मुख्य प्रिस्ट यानी हेड थे। तो उस टाइम पे केरला ने क्या किया, एक लैंड रिफॉर्म एक्ट है ना, लैंड रिफॉर्म एक्ट है, ठीक है जी।
तो वही जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि कोई भी ऐसी एंटिटी जो स्टेट के अंदर है, केरला के अंदर है, जिसके पास हद से ज़्यादा ज़मीन है, तो उसे स्टेट के अधिकार में ले लेंगे। तो इन्होंने केस डाला कि भैया ये हमारी ज़मीन है, तुम कहाँ डाल रहे हो, ये है। तो उस केस में केरला स्टेट गवर्नमेंट जीत गई थी, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ क्या है ना, कुछ और भी आए थे, जैसे 24 आया था, 29, ये एक अमेंडमेंट एक्ट आए थे, जिसमें जो हमारी पार्लियामेंट है ना, उसको बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी। ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू एक चीज़ है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो भी पावर इनसे छीन ली गई। ठीक है, तो तब ये केशवानंद भारती केस 1973 में, जो केशवानंद है उन्होंने एक केस फाइल किया है ना। तो यहाँ सर एक शब्द निकल कर आता है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो आगे इसके एक चैप्टर है, तो अभी इस पर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। बस इतना याद रखो, केशवानंद भारती केस का जो संबंध है वो बेसिक स्ट्रक्चर से है संबंध है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या माना गया, उस टाइम पर ये माना गया कि भैया जो प्रेमबल है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों में पलट गया, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर गया कि भैया पहले हमने बोला था नहीं ये पार्ट है। अब केशवानंद भारती केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रेमबल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। और वो आगे जाके क्या LIC कुछ है, वो मेरे हिसाब से 1995 है, ऐसे कुछ है ना, 1995 शायद, 95 में या तो 97 में या तो 95 में। ठीक है, 95 में अगर मैं गलत तो LIC केस है। ठीक है, तो उसमें भी जो हमारा ये लक्ष्मीकांत में लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो उसमें भी जो हमारे इसको प्रियम्बल को हमने क्या मानकर चले, हम मानकर चले कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये तो हमने क्या है कि अभी का जो सिनेरियो क्या है कि प्रेम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, कैसे है, क्यों नहीं आएगा, कैसे है, ये सवाल पूछेगा कि है नहीं है, इस पर टिप्पणी करो। मेंस में आता है तो ये आता है। ठीक है, अब जो है दूसरा आता है अमेंडेबिलिटी, है ना। अमेंडेबिलिटी यानी बदलाव कुछ प्रेम्बल में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो अगर हम पुराने टाइम पे बात करते हैं, यानी बैरूबारी केस में हम बात करते तो हम कह देते हैं कि भैया हम इसमें कोई बदलाव नहीं लाने वाले हैं। लेकिन क्योंकि 42 मैंने आपको बताया ना, 42 है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को जो है ना, इसमें 3 शब्द ऐड किए गए, किसमें, प्रियम्बल में। तो जब ऐड किए गए तो मतलब सी बात है उसमें बदलाव हम कर सकते हैं, तो अमेंडेबिलिटी है इसमें। ठीक है जी, ठीक है। और इस वाले इसको हम पूरा अलग से समझेंगे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको, यानी बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए थे। ठीक है जी, और ऐसे बदलाव किए गए थे जो मतलब इसकी आत्मा को ना सुखाने की कोशिश करता है। ठीक है, समझेंगे क्यों। ये जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 है ना, ये तब जो है ना इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में आया था। ठीक है, तो इसका मेन जो पर्पस था ना वो क्या था कि डिक्टेटरशिप को हथिया लेना, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है ना उसको सुखाने की कोशिश इसने की थी। जब मैं इसको समझाऊंगा, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में उतरेगा, पूरा उतरेगा। ठीक है, जैसे अभी भी उतर रहा होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, तब समझेंगे। ठीक है, अमेंडेबिलिटी समझ ली। अब एक और चीज़ हम इसमें समझ लेते हैं, जो थोड़े से पॉइंट मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो क्या है कि जो प्रियम्बल है ना, जो प्रियम्बल है, एक तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल यानी क्या है कि आप कुछ भी चीज़ प्रेम्बल से रिलेटेड कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते, है ना। और नॉन एनफोर्सेबल यानी आप इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति कहे कि भैया प्रेम्बल में जो लिखा उसे एनफोर्स करो, है ना, क्योंकि प्रेम्बल में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो DPSP से रिलेटेड है ना। और DPSP क्या है कि अभी पूरे पूरे तरीके से जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, तो अभी इसकी बात ही चल रही है, अभी ये लागू तो हुआ नहीं है। तो तुरंत जाकर कोई कह दे भैया प्रेम्बल में लिखा है इसको लागू करो प्रेम्बल के अनुसार, तो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो बिल्कुल सही चीज़ है। ठीक है, तो क्या है, एक तो क्या है कि आप नॉन जस्टिसेबल है, आप इसको लेकर ना कोर्ट में बहस नहीं कर सकते। जैसे दूसरा का नॉन एनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबल यानी क्या है कि कोर्ट ना इसको लोगों पर थोप नहीं सकता कि भैया ये जो लिखा है वो है। ये तो क्या कि आत्मा है कि भैया तुम इसको मान लो तो बेहतर है। करने का तरीका DPSP में। ठीक है, वही मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने वाला हूँ कि एक तो क्या है, ये जो लिख नहीं रहा है इस बात को मैं बता दूँ, जो हमारा प्रियम्बल है वो जो है ना तो लेजिस्लेचर को कोई पावर देता है कि भैया लेजिस्लेचर कोई अपना नियम बताए तो प्रेम्बल पढ़ के दिखा देगा कि भैया ये प्रेम्बल इसमें लिखा है, इसके अनुसार हम बता रहे हैं। तो क्योंकि वो नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, तो बिल ही खत्म। ठीक है, वो चलेगा नहीं। ओपोजिशन सीधे कहेगा भैया तुम्हारे जो बिल है, या सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारा बिल अनकॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेम्बल के बेसिस पर नहीं मानने वाले। ठीक है, दूसरा क्या है ना कि ये जो प्रेम्बल है ना वो पार्लियामेंट को रोकता भी नहीं है। कोई बिल तुम ला रहे हो जो इसके अगेंस्ट चला जाए या उसको फुलफिल ना करता हो, ठीक है, अगेंस्ट नहीं बोलना, फुलफिल ना करता हो, तो भी तुम इसके लिए ये नहीं कह सकते कि भैया प्रेम्बल में तुम ये कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, तो इस पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ जो है आज हमने समझ लिया पूरा का पूरा प्रेम्बल।
समझ लीजिए हमने पूरा प्रेम्बल हो गया हमारा खत्म। और ये हमारे 3 चैप्टर हुए, तीसरा चैप्टर मैं आपको बाद में बताऊंगा, चौथा चैप्टर था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम 5वां हम समझेंगे क्या है। तो इसी के साथ थैंक यू। और अगर ये जो वीडियो आपको पसंद आई है और आपने यहाँ तक आकर इसको देखो, आपने स्किप नहीं किए, तो आप इसको ना शेयर ज़रूर करो, लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब भी कर लो यार। और कमेंट में कुछ भी लिखो, अच्छा बुरा जो भी लिखना वो भी लिखो, कुछ नहीं समझ में आता वो भी लिखो, और कोई सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो वो भी लिखो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लिखो और मैं साथ में इसी के साथ ना ख़त्म करते हैं अपन। तो नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।